हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिटिकल वायलेंस एंड हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, इस वीडियो में हम हमारे टॉपिक्स को आगे और पढ़ेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है उसके कॉजेज़ क्या है। सो देयर आर मैनी कॉजेज़ दैट गिव बर्थ टू पॉलिटिकल वायलेंस। तो एक या दो कॉज नहीं है, काफ़ी सारे कॉजेज़ है जिसके वजह से, काफ़ी सारे रीज़न है जिसकी वजह से पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है। मैन टेक रिकोर्स टू वायलेंस एज अ लास्ट रिसॉर्ट. It is rightly pointed out by Aristotle that men do not revolt because they catch cold. People decide to use violent method when they think that their survival as a community is at stake and unless they fight against it. तो violence कब करते हैं लोग? जब उनको लगता है कि हमारा जो सर्वाइवल है, हमारा जो जीना है वो मुश्किल में आ रहा है, इसीलिए वो लोग फाइट करते हैं. Then they will have to suffer no end. Normally, people exhaust legally available avenues to get their grievances redressed. But if the legal method fail to deliver goods, people take to violence. तो people क्या करते हैं? Mostly they use a legal method. But if legal method काम नहीं कर रही है तो फिर वो लोग violence यूज़ करते हैं. So following are some of the causes of political violence. तो जनरल कॉजेज़ होते हैं, देन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, आइडियोलॉजी, रिलीजियस एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एलाइट्स, इकोनॉमिक कंडीशन एंड द कंडीशन ऑफ रिलेटिव डेप्रिविएशन. तो बहुत सारे कॉजेज़ है, मतलब टोटल 6 कॉजेज़ है जिसकी वजह से पॉलिटिकल वायलेंस होता है. सो गाइज, वी विल स्टडी वन बाय वन ऑल द कॉजेज़. So first one is general causes of political violence. We have seen our earlier discussion that the political violence has been a result of bad government. तो bad government की वजह से political violence होता है. Then जो कौटिल्य है उनके अर्थशास्त्र में लिखा है, जो गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ होती है, इमोडस्ट बिहेवियर होता है रूलर का, तो ये बर्थ देते हैं पीपल के रिवॉल्ट करने के लिए. Wrong and oppressive policies of the government create resentment in the mind of the people and people rise violently to change the wrong policies. तो गाइस, मतलब कैसा, इफ़ गवर्नमेंट कुछ रॉन्ग करेंगी तो हम क्या करेंगे? रिवॉल्ट करेंगे. लेकिन अगर गवर्नमेंट सही चीज़ें करेंगी तो फिर हमारा रिवॉल्ट करने का मतलब होता ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल वायलेंस होगा ही नहीं. लेकिन जो बैड गवर्नमेंट होती है, देन जो इमोडस्ट बिहेवियर होता है रूलर्स का, तो वो एक कॉज होता है हमारे पॉलिटिकल वायलेंस के पीछे. Then excessive taxation, hike in the prices of essential commodities, deliberate disregard of law and morality in the exercise of power. So guys, ये सारे जो भी रीजंस है, जैसे कि बहुत सारा टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, बहुत सारी जो डेली यूसेस की चीज़ें होती हैं उनका वो महंगी हो जाती है, एंड ये सारे रीजंस होते हैं क्योंकि फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है वायलेंस के अलावा. ओके, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन. So during the last 2 centuries, a large number of countries of third world came under foreign control. तो लास्ट 2 सेंचुरीज से बहुत सारी जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है वो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रोल में आ गए हैं. जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ है वो लोग फॉरेन कंट्रोल में आए हैं. दे बिकम कॉलोनीज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़. तो वो क्या बन गए? वो कॉलोनीज़ बने हैं. पीपल इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वांटेड टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन. तो लेकिन वहाँ के जो लोग, जैसे कि जो हम इंडियंस थे, वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आए थे, तो हमें क्या चाहिए थी? फ्रीडम चाहिए थी. सो लाइक दैट, वो जो वहाँ के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के पीपल हैं उन्हें भी फ्रीडम चाहिए थी फॉरेन डोमिनेशन से. हैंस दे वेज वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल. तो उन्होंने क्या किया? वायलेंट स्ट्रगल किया. इन मॉडर्न टाइम्स अमेरिकन सेटलर्स वे द फर्स्ट टू टेक टू आर्म्स टू फ्री देयर कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल. तो जो अमेरिकन सेटलर थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने अपनी कंट्री को ब्रिटिश रूल से फ्री किया था. वी हैव न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ सच स्ट्रगल इन एफ्रो एशियन कंट्रीज सच एस वियतनाम, अल्गेरिया एंड इंडोनेशिया. तो ये सारी कंट्रीज है जिन्होंने अपने आप को फ्री किया है. ड्यू टू द पैसिफिक आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, द इंडियन लिबरेशन मूवमेंट रिमेन्स लार्जली नॉन वायलेंट, though there were certain armed revolutionaries like Savarkar, Bhaga, Jatin Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose in India also. तो हमारे इंडिया में भी हमने बात की है, लेकिन जो महात्मा गांधी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसकी वजह से उनके जो मूवमेंट्स कैसे होते थे? नॉन वायलेंट होते थे. लेकिन जो मैक्सिमम बहुत सारे हमारे थे फ्रीडम फाइटर्स जो
वॉयलेंट चीज़ें करते थे। बिकॉज गाइस मतलब अलग अलग पर्सन की अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है एंड कुछ चीज़ों मतलब आजकल तो मैक्सिमम चीज़ें वॉयलेंट चीज़ों से ही होती है, वॉयलेंट एक्शन से ही होता है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार अ लार्ज नंबर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है मैक्सिमम इंडिपेंडेंट हो गई। दिस कंट्रीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग एज अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन वॉज वीक, but there was increasing political consciousness in the mind of the people. Certain regions in the state who had a distinct cultural or religious identity demanded the right of self determination for the provinces. तो मीन्स वो कैसा है, जब वो अलग होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, जैसे कि उन्हें उनका जो नेशन है उसे बिल्ड करना होता है और भी चीज़ें अराइज होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वो लोग। The supporter of national self-determination movement called it a movement for national liberation, while the opponent of this movement called them. So जैसे कि मतलब इस मूवमेंट को क्या कहा गया, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट। ओके, तो इसे जो अपोनेंट थे उन्होंने क्या कहा, सेक्शनिस्ट मूवमेंट। इन इंडिया वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर एंड असम। जो हमारी ईस्ट साइड की जो स्टेट है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम वहाँ पे देख पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। इवन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ग्रेट ब्रिटेन एंड कनाडा फेस द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सेशन इन नॉर्थन आयरलैंड एंड क्यूबेक रिस्पेक्टिवली। तो हमारे इंडिया की ही बात नहीं, जो डेवलप कंट्रीज़ है ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, तो वो लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। So the Irish Republican Army and the LTTE in Sri Lanka are the most dreaded separatist group in the world. This movement are marked by excessive use of violence from both the sides. Thus, nationalism caused the emergence of national liberation movement as well as the movement for national self-determination. जो तो ये जो एरिश रिपब्लिकन आर्मी और जो LTT है वो काफ़ी वायलेंट एक्शन परफॉर्म करती है। ये लोग कैसा लोगों को जो भी मतलब गवर्नमेंट के जो भी पीपल है उनको टारगेट करती है एंड देन अटैक करती है एंड डायरेक्ट किल करती है। जैसे कि जो LTT है उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, उनका भी एक्सेशन किया था। ओके, थर्ड इज़ आइडियोलॉजी। In modern terms, ideology has played an important role in the spread of political violence. So, ideology is one of the important term. Ideology mobilize people and give them a certain cause to wage struggle against the state. तो आइडियोलॉजी क्या करती है, मोबिलाइज करती है लोगों को और उनको क्या करती है, कॉज देती है, मतलब स्टेट के खिलाफ जाने के लिए एक पर्टिकुलर कॉज देती है। आइडियोलॉजी एक्सप्लेन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ सोसाइटी एंड आस्क द पीपल टू चेंज इट टू ब्रिंग अबाउट अ बेटर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो जो आइडियोलॉजी है वो एक्सप्लेन करती है जो पर्टिकुलर सोसाइटी की कंडीशन और उसे और बेटर बनाने के लिए उसे और डिफरेंट जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसे बेटर बनाने के लिए हेल्प करती है। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट इन मॉडर्न टाइम्स आर आइडियोलॉजिकल इन कैरेक्टर। फैसिज्म एंड सोशलिज्म वेर टू सच आइडियोलॉजीज़। तो आइडियोलॉजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ पढ़ते हैं, फैसिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और अलग अलग आइडियोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक ये है पॉलिटिकल वायलेंस के लिए। ओके, और जो इसका बाकी का है फैसिज्म, फैसिस्ट वगैरह, इटली में जैसे फैसिज्म चलता था, जर्मनी में नाजिज़म चलता था, तो एक इम्पॉर्टेंट हो गया। जैसे कि जर्मनी में नाजिज़म चलता था, जर्मनी में जो हिटलर थे तो काफ़ी रूड होते थे एंड उनके खिलाफ भी काफ़ी वायलेंट एक्शन हुए थे। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, तो ये सब आप पढ़ लीजिए। देन मूविंग फॉरवर्ड, रिलीजियस एंड इथनिक कॉन्फ्लिक्ट। देन द फोर्थ वन इज़ रिलीजियस एंड इथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो गाइस रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट होती है, जैसे कि हिंदूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बहुत सारे। तो जो अपने अपने कास्ट के लोग हैं तो वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं और फिर सिले से टॉपिक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है, देन बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, हमें पता है कि जो रिलीजन के बेसिस पे क्या क्या होता है। ओके, सो एंड जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज वी कैन लिव टुगेदर बाय अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी रिलीजन। हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं लेकिन हम दूसरे के रिलीजन को भी समझ सकते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है पॉलिटिकल वायलेंस का, सबसे ज़्यादा
इसके ऊपर ही फोकस किया जाता है। ओके, देन पॉलिटिकल डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द इलाइट। तो डिफरेंट जो बड़े बड़े मतलब इलाइट ग्रुप्स होते हैं तो उनके बीच में भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट होता है, जैसे कि गवर्निंग इलाइट इन ईच स्टेट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप फैक्शंस एंड दिस ग्रुप ऑफ फैक्शंस दिस ग्रुप्स एंड फैक्शंस आर इन्वॉल्व इन पावर पॉलिटिक्स। तो कैसा है, जो डिफरेंट इलाइट ग्रुप होते हैं उनके पास पावर काफ़ी होती है, तो वो कैसा है, जो उनकी पावर को यूज़ करके वो एक मेक को सप्रेस करना चाहते हैं, वो खुद को डोमिनेट बनाते हैं। तो ये होता है कि डिफरेंट ग्रुप, जैसे कि अगर मेरे पास ज़्यादा पावर है, मेरे पास पावर है और जो सामने का ग्रुप है उनके पास भी पावर है, तो क्या बोलेंगे कि मतलब वो दोनों अपनी पावर के लिए ये करेंगे कि मेरे पास ज़्यादा पावर है, उसके पास ज़्यादा पावर है, वो अपना जो पावर है उसके चलते मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएंगी। ओके, देन इकोनॉमिक कंडीशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। Economic condition gave birth to different type of political violence because they generate resentment in the minds of the people। तो economic condition एक बहुत ये है मीन्स इम्पॉर्टेंट होती है एक टर्म में। ओके, क्योंकि कैसा इकोनॉमिक मतलब किसके पास कितना मनी है, एंड मनी मैटर्स द मोर। सो अगर मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, एंड गवर्नमेंट शुड हेल्प द पुअरेस्ट पीपल, बट इफ़ गवर्नमेंट नहीं कर रही है and the poor are becoming more poorer and the prices are going above, unemployment rate also increases, these things if happened then political violence अराइज होता है। जैसे कि हमारे फार्मर्स हो गए, वो लोग सुसाइड करते रहते हैं आए दिन, देन इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है, एंड ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट कॉज है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वायलेंस का। तो गाइस आप ये पढ़ लेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इकोनॉमिक कंडीशन किससे रिलेट करती है, जैसे कि जो हमारा जो भी मनी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है। देन लास्ट वन इज सपोर्ट बाय नेबरिंग कंट्रीज़। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, जो पावरफुल कंट्रीज़ है, वो सपोर्ट करती है पर्टिकुलर चीज़ को। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का एक एग्जांपल लेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों भी इसके ऊपर अपना हक जमाती है। सो जम्मू एंड कश्मीर को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, एंड अमेरिका गिव सपोर्ट टू रिबेल इन क्यूबा एंड निकारागुआ एंड लिबिया एंड इराक आर एक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग द इस्लामिक टेररिस्ट नेटवर्क। तो ये जो कंट्रीज़ होती है कुछ, तो ये सपोर्ट करती है, इसकी वजह से भी पॉलिटिकल वायलेंस होता है, जैसे कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है सारी चीज़ें उसके चलते होती है। So guys, we have completed the different causes. Now in the next video we will see the forms of political violence. Political violence के different forms क्या है. So I hope you will like my video, and if you like this then please subscribe my channel and also share with your friends. See you, bye bye in the next video.